हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो स्मार्ट वन शॉट सीरीज की हम बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियो मेरा लास्ट था, तो लगभग लगभग एंड होने वाला है आपका। ठीक है, आज का लेक्चर रिकॉर्डेड है, बता दूं पहले आपको। और अब पैरेलली इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी लेक्चर बच्चे होंगे मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा आपको। ठीक है, जिसके बच रहे हैं। ठीक है, और पैरेलली अब बारी आती है महा मैराथन की। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली हम संडे से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे 3 दिन के अंदर पूरी जूलॉजी, 3 दिन में पूरी बॉटनी, 3 दिन में पूरी फिजिक्स, 3 दिन में पूरी केमिस्ट्री, एकदम मुट्ठी में। क्लियर है? हाँ। इसका पैटर्न बहुत अल्टीमेट लेवल पे लेकर के आए। ठीक है, मैं करना क्या वाला हूं कि लास्ट 5 सालों में जिन सब टॉपिक या टॉपिक से क्वेश्चंस आए नीट के अंदर, उन सब की थ्योरी का फास्टली रिवीजन, यानी क्वेश्चन उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, और क्या, उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में पैरेलल। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहेगा ना, ठीक है, उन क्वेश्चंस में भी ऐसे पीवाईक्यू भी ऐड कर दूंगा जो मल्टीपल टाइम पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत अल्टीमेट वे में, जिसके अंदर पीवाईक्यू भी होंगे। ठीक है, जो बहुत मल्टीपल टाइम पूछे गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जितने भी हाई वेटेज टॉपिक है वो उस थ्योरी में कवर्ड होंगे। ठीक है, तो पैरेलल तो स्टार्ट करना ही है, जिससे कि उसको भी जल्दी से खत्म करके हम आपके लास्ट में कुछ प्रैक्टिस सेशन करा पाए, और ऐसे प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, जिससे हम कह पाए कि यार देखो, यार यहां से आपको नीट का पेपर मिल गया। ठीक है, बस पैरेलली मैं 500 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। ठीक है, इसमें जूलॉजी के लगभग लगभग सेम पैटर्न से क्वेश्चंस आपको नीट में सारे मिल जाएंगे। डेटा आगे पीछे हो सकता है, पैटर्न वही होगा, सब टॉपिक वही होंगे, टॉपिक वही होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी कुछ डिलीटेड है। क्लियर है? हाँ। तो इसको मैं हार्डली 1.5 घंटे के अंदर 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 यहां सेट कर दूंगा, 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, देख लो फटाफट। तो आज का टारगेट क्या है? तो सबसे पहला टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूं वह न्यूरल सिस्टम पूरा समझा दूंगा, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम भी करा दूंगा पूरा। हाँ, ये जो टिश्यू वाला पार्ट था, ये टिश्यू वाला पार्ट है, इसको छोड़ूंगा। ठीक है, हाँ, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा। रिफ्लेक्स एक्शन और सेंसरी ऑर्गन, ये चीज अब नीट में नहीं है, डिलीटेड टॉपिक में है। ठीक है, डिलीटेड टॉपिक में है। तो कवर कितना करना है? न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। ठीक है, और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, न्यूरल एज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, एक बात तो ध्यान रखना, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आएगा, मैं लिख देता हूं, ये वाली बात भी तुम्हें क्लियर रहे, थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, ये है टिश्यू। तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, टिश्यू वाले पार्ट को, टिश्यू से है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में कराऊंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो क्वेश्चन आते हैं और यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा। ठीक है, उसके अंदर ही अंदर हो जाएगा, क्योंकि काफी कुछ इसमें डिलीटेड में आ चुका है। रिफ्लेक्स सेक्शन और सेंसरी ऑर्गन नीट में इस बार हटा दिए हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बात करूंगा व्हाट इज न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तुम्हें याद हो जब मैंने एनिमल किंगडम कराया था तो बताया था कि सबसे पहले जो न्यूरॉन है वो कहां, किस फाइलम में डेवलप हुए थे? सीलेंट्रेटा। यस, हाइड्रा। तो हाइड्रा में सबसे पहले, यस, हाइड्रा में सबसे पहले नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट हुआ था। किस टाइप के न्यूरॉन्स थे? आप बोलोगे ए पोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कैसे न्यूरॉन? ए पोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ए पोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ध्यान रखना। ठीक है, वहां से स्टार्टिंग हो गई थी, और धीरे धीरे आगे जाकर के गैंग्लिया बनते गए। याद हो, जितने भी इन्वर्टिब्रेट होते हैं उसमें वेंट्रो साइड में गैंग्लिया होते हैं, हमारे अंदर डॉर्सल साइड में। ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, ये डिफरेंस था नर्व कॉर्ड के अंदर। तो नर्व कॉर्ड इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट दोनों के अंदर होती है, बट नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। क्लियर है बिल्कुल? चलो, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट, स्पेशली हाइड्रा। याद आया? हाइड्रा में फर्स्ट न्यूरॉन,
सबसे पहले फर्स्ट एपोलर, एपोलर, ए पोलर टाइप ऑफ नर्व सेल यहां आकर के डेवलप थी हाइड्रा में, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है एपोलर टाइप ऑफ, ठीक है, नर्व सेल्स यहां से स्टार्ट हो गई थी बनना। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बेटर ऑर्गेनाइज सिंपल टाइप, हाइड्रा में क्या था सिंपल टाइप, बेटर ऑर्गेनाइज क्या हुआ था इंसेक्ट, बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है। यानी अगर मैं इंसेक्ट की बात करता हूं तो इंसेक्ट में आपको ब्रेन भी मिलेगा, गैंग्लिया भी मिलेंगे, प्लस नर्वस टिश्यू भी मिलेंगे, ठीक है। अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया न्यूरल टिश्यू द वर्टिब्रेट हैव मोर डेवलप्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बेसिक, बहुत बेसिक लाइन है, ठीक है, जो हम डिस्कस करते हैं। और इंसेक्ट पर तो बहुत ज्यादा रिसर्च भी चल रही है, ठीक है, उसके हेड को अलग करके चिप लगा करके उसको कंट्रोल करना, बहुत कुछ है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी हमने कॉकरोच में काफी कुछ ये समझा दिया था आपको। आगे बढ़ रहा हूँ, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अगर मैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करता हूं तो हमारा न्यूरल सिस्टम दो चीजों के मिलने से बनता है, ठीक है भाई, दो, क्या क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करूं तो यहां लिख देता हूं मैं, इसमें दो चीजें आएंगी, सीएनएस एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर है बिल्कुल। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो तो आपको समझ में आ गए होंगे, यस, CNS एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर है बिल्कुल, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं CNS। CNS के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, CNS के अंदर आएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा पीएनएस क्या है, पीएनएस इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन, वो तंत्रिकाओं का जाल जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, उस नेटवर्क को हम टर्म यूज करते हैं पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ nerve which connect CNS to body organ, भाई दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है वो पीएनएस है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो सीएनएस और पीएनएस समझ में आ गया होगा। अगर मैं तुमसे कहूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बन रहा है, इसको डिटेल में, स्पाइनल कॉर्ड तो हटा दिया है, ब्रेन को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। अगर पीएनएस की बात करता हूं, जो नेटवर्क ऑफ नर्व है, ठीक है, जो सीएनएस को बॉडी ऑर्गन से जोड़ रहा है, इस नेटवर्क में समझना मेरी बात, दो टाइप के सिस्टम इंक्लूड होंगे, कौन कौन से, आप बोलोगे सर भाई पीएनएस का मतलब है आपके वॉलेंट्री ऑर्गन से जोड़ रहा है, लेकिन वॉलेंट्री ऑर्गन से जोड़ रहा है, वॉलेंट्री ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में है मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल में नहीं है मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, यानी पीएनएस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एसएनएस और एएनएस, ठीक है। एसएनएस का मतलब है सोमैटिक कंट्रोल,
ENS का मतलब है जो कंट्रोल में नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक जो कंट्रोल में नहीं है वो ANS है, ठीक है। अब ANS को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। देखा होगा आपने बॉडी ऑर्गन, एक इमरजेंसी में काम करते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं तो उसके लिए ऑलवेज हमेशा एक ही बात बोलता हूं मैं, पैरासिम्पैथेटिक, और इमरजेंसी में सिम्पैथेटिक। यानी इसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है और ये इमरजेंसी में काम करता है। सिंपल सी, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। एक नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है और एक इमरजेंसी में काम कर रहा है। क्लियर है? अब फिर से बात कर रहा हूं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एनसीईआरटी साथ लेके चल रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? एक ब्रेन इंक्लूड है और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, समझना, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये साइट है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल, भाई ब्रेन का काम ही है। भाई ब्रेन क्या है? आपके कंप्यूटर का, ठीक है, मेन प्रोसेसर, चिप, ठीक है। तो किसकी साइट है भाई? प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल की साइट है, ये पूछा गया है। द PNS कंप्राइज ऑफ ऑल नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS, जो CNS को बॉडी ऑर्गन से जोड़ रहा है। द नर्व फाइबर दो टाइप के हो सकते हैं, एफरेंट और इफरेंट, समझना। एफरेंट जो सिग्नल को लेकर के एफरेंट आ रहे हैं, इफरेंट ई फॉर एग्जॉस्ट, ई निकल रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? आ रहे हैं एफरेंट मतलब सेंसरी कह सकते हो, जा रहे हैं इफरेंट मतलब मोटर कह सकते हो, समझना मेरी बात। अभी इसको फ्लो डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। एफरेंट का मतलब आ रहे हैं सेंसरी, इफरेंट का मतलब जा रहे हैं मोटर, मोटर जो जा रहा है, मोटर जो आ रहा है सेंसरी। इसको तो कैसे समझाता हूं मैं? ये मानो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन चाहे वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री हो, ठीक है भाई, ये क्या है? इट इज अ रिले, यहां से इंपल्स रिले होती है, ठीक है। इंपल्स रिले सेंटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है न्यूरॉन्स की हेल्प से, इनवॉलेंट्री ऑर्गन से भी और वॉलेंट्री ऑर्गन से भी। जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई? PNS। PNS इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, समझना मेरी बात। अब समझना, जो सिग्नल को लेके जाएगा, जैसे मानो ये वॉलेंट्री ऑर्गन है आपके कंट्रोल में, तो यहां पर सिग्नल जाता है CNS से वॉलेंट्री ऑर्गन के पास, तभी तो स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। भाई मैं चाह रहा हूं मेरे हाथ की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो, तो सिग्नल जा रहा है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से वॉलेंट्री ऑर्गन के पास, समझ, लाइक स्केलेटल मसल्स की बात है, भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो सिग्नल लेके जाने वाले न्यूरॉन एफरेंट होंगे या इफरेंट? जा रहे हैं मोटर, जा रहे हैं मोटर मतलब इफरेंट, इफरेंट या मोटर। क्लियर है बिल्कुल? जबकि अगर मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन की बात करता हूं, उसमें क्या आ जाएंगे इनवॉलेंट्री ऑर्गन में? स्मूथ मसल्स, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स, इसमें आ जाएंगे ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एटसेट्रा। तो भाई यहां पर सिग्नल जाता भी है और वहां से सिग्नल आता भी है, सेंसरी ऑर्गन हुए सिग्नल आएंगे, समझना, मोटर हुए सिग्नल जाएगा। तो यहां से कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, सिग्नल जा भी रहा है, सिग्नल आ भी रहा है। सिग्नल जाएगा तो बता चुका हूं, इफरेंट सिग्नल लेके जाएगा, इफरेंट मतलब मोटर, सिग्नल लेकर के आएगा एफरेंट, एफरेंट मतलब सेंसरी। अब नहीं भूलोगे आप कभी, सिग्नल जा रहा है,
जा रहा है मोटर, सिग्नल आ रहा है सेंसरी। क्लियर है? एफरेंट आना, इफरेंट जाना, नहीं आया क्या? हाँ, आना एफरेंट, इफरेंट जाना, एक दूसरे से याद रखो, ठीक है? तो अब भूलोगे नहीं, दो टाइप के नर्व्स हो सकते हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन से सीएनएस को जोड़ रहे हैं। एक सिग्नल को लेकर के जा रहे हैं, रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू वॉलेंट्री ऑर्गन, ऑलवेज मोटर। रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू, ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गन लाइक स्केलेटल मसल्स थ्रो मोटर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन पे बहुत पूछा जाता है, ठीक है? तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, वापस एनसीईआरटी पर आ रहा हूं मैं, ठीक है? एफरेंट सेंसरी, इफरेंट मोटर। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस, यस। इफरेंट ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन। जैसे द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, सोमैटिक, एसएनएस, एनएएनएस। द एसएनएस की बात करता हूं तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, बहुत बार पूछा गया है। अगर मैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात करता हूं, ये रिले कहां से करता है इंपल्स? सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा? न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन, भाई सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे भी करेगा। एंड उल्टा कर दो, अच्छा, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, अच्छा एक ही साइड दिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ऑटोनॉमिक को क्लासिफाई कर दो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है? और मैंने बताया था विसरल नर्वस सिस्टम एक्चुअल में इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का ही पार्ट है, ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहां तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें समझना, इसमें एएनएस भी आ गया ना, और एएनएस का ही तो पार्ट है वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर, तो ये तो समझ में आ गया। यहां पर क्या हो गया आपका? एसएनएस, ओनली एक ही आएगा यहां पर, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, ठीक है? यहां पर क्या आएगा आपका? यहां पर आप बोल सकते हो उसको एएनएस या वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम। क्यों बोला वीएनएस? क्योंकि यहां पर भाई स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन ही तो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। तो एनसीईआरटी यहां पर आकर के परफेक्टली आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है? वापस आ रहा हूं, ठीक है? तो वीएनएस क्या है? इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंपेराइज, भाई किस किस से मिलके बना होता है? कॉम्प्लेक्स नर्व्स फाइबर भी होते हैं यहां पर, भाई गैंग्लिया भी होते हैं। गैंग्लिया समझते हो? गैंग्लिया इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन, यस, कलेक्शन ऑफ साइटोन। अगर सीएनएस के अंदर होते हैं गुच्छे, साइटोन के गुच्छे, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? हाँ, उसको न्यूक्लियाई बोलेंगे। और अगर सीएनएस के बाहर होंगे तो उसको गैंग्लिया बोलेंगे। तो मैं अलग से लिखा देता हूं चाहो तो, नोटेबल पॉइंट। collection of cyton in collection of cyton in CNS, central nervous system, and PNS, peripheral nervous system। अगर मैं CNS की बात करता हूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, तो उसको न्यूक्लियाई बोलेंगे। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोन के कलेक्शन ही तो है, इनको न्यूक्लियाई बोलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अवर ब्रेन, ठीक है? हाँ, पीएनएस के अंदर उसको गैंग्लिया बोलेंगे। एकदम क्लियर? यहां के आपके एनसीईआरटी का ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके से आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बात करेंगे, मैंने कहा टिश्यू वाला पार्ट में यहां नहीं कराऊंगा, ठीक है? टिश्यू वाला पार्ट टिश्यू के अंदर रखते हैं, ठीक है? अब आ जाओ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आता भी नहीं टिश्यू से, यहाँ क्वेश्चन जो भी आता है वो कंडक्शन से आता है, या जो अभी बताया इससे आता है, या ब्रेन से क्वेश्चन आ रहा है अभी लास्ट ईयर्स में कुछ, ठीक है? ब्रेन। तो मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अब कंडक्शन को समझाने के लिए कुछ फेज डिस्कस करूंगा मैं आपसे। सबसे पहले न्यूरॉन्स, जब उस पर कोई भी कंडक्शन नहीं होता, रेस्टिंग फेज में होता है न्यूरॉन्स,
कोई कंडक्शन नहीं है, रेस्टिंग फेज में है, ठीक है, समझना। तो इसको रेस्टिंग फेज बोलेंगे। जब आप उसको स्टिमुलेट करोगे और कंडक्शन चार्ज डेवलप होगा तो डीपोलराइजेशन बोलोगे। फिर अब इनिशियल फॉर्म में आएगा, यानी इसका चार्ज अपनी प्रारंभिक इनिशियल स्टेज में रिटर्न होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जब इनिशियल फेज में वो चार्ज आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, रीपोलराइजेशन, समझ रहे हो। तो यानी रेस्टिंग फेज, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये तीन मेन फेज हैं, और इन तीनों मेन फेज को एक साइकिल कंप्लीट करना कहते हैं। और ऐसी दो साइकिल को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक फेज और आती है, हाइपर पोलराइजेशन, जो मैं डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले रेस्टिंग फेज यानी पोलराइजेशन, जब न्यूरॉन पर कोई भी स्टिमुलेशन नहीं है। अब जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है, तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसमें सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। न्यूरॉन के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसमें पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, समझना मेरी बात। पर दोनों ही पॉजिटिव आयन है, फिर भी बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों? अंदर नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव आयन की वजह से नहीं होता, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज अंदर होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, और मेम्ब्रेन इसके लिए इम्परमेबल होती है। इम्परमेबल होती है, अंदर बाहर नहीं हो सकते, ठीक है। बस इनसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, इनसे कम पॉजिटिव चार्ज अंदर आ तो नेगेटिव रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल्स होते हैं, इनको लीकेज चैनल बोलते हैं। लीकेज चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आइंस कंटिन्यू लीक होते रहते हैं, क्योंकि ऑलवेज ओपन, लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन, हमेशा खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन रहते हैं, ठीक है। अब पोटेशियम आयन अंदर से धीरे धीरे बाहर डिफ्यूज होते रहते हैं, पोटेशियम आयन धीरे धीरे बाहर डिफ्यूज होते रहते हैं। भाई पोटेशियम आयन अंदर जाता है, अंदर पोटेशियम जाता है, बाहर पोटेशियम कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ पोटेशियम आयन का डिफ्यूजन होगा। और बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, तो सोडियम बाहर से अंदर डिफ्यूज करते रहेंगे, समझना मेरी बात। तो सोडियम बाहर से अंदर डिफ्यूज करते रहते हैं, पोटेशियम अंदर से बाहर डिफ्यूज करते रहते हैं, क्योंकि पोटेशियम अंदर आयन अंदर जाता है, सोडियम आयन बाहर जाता है, ठीक है। और लीकेज चैनल है ऑलवेज ओपन, तो डिफ्यूजन चलता रहता है, डिफ्यूजन इसमें कंटिन्यू चलता ही रहता है, समझे? यस, डिफ्यूजन हर समय होता रहता है इनके अंदर। तो अगर मैं लीकेज चैनल की बात करूं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमेबल होती है कंपेरेटिव सोडियम आयन, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम लीकेज चैनल बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लीकेज चैनल की, तो पोटेशियम चैनल बहुत ज्यादा होते हैं कंपेरेटिव सोडियम चैनल्स के। सोडियम चैनल्स का नंबर बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट लिखा हुआ है। एक तो था एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब नहीं होते, ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब है बहुत कम होना, ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब है बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते नहीं होते, बहुत कम होते हैं ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल्स बहुत ज्यादा होते हैं कंपेरेटिव सोडियम चैनल्स, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन चल रहा है। अब एक बात तो समझ में आ गई, सर डिफ्यूजन चल रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं पोटेशियम को अंदर होना चाहिए पर कहां भाग रहे हैं, बाहर, सोडियम को बाहर होना चाहिए पर कहां भाग रहे हैं, अंदर, इससे तो आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ नहीं जाएगा। तो एनसीईआरटी की एक लाइन है, कौन है जो इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है? यस, कौन है जो इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है? आप बोलोगे सर सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप मेम्ब्रेन पर लगा होता है, जो इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें बाहर, सॉरी अंदर की साइड, तीन सोडियम बाइंडिंग साइट्स हैं, और बाहर की साइड दो पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है। यानी
पोटेशियम आयन जो बाहर भाग रहे हैं वो यहां और यहां बाइंड करेंगे, उठा करके इसको क्या कर देगा, ये अंदर भेज देगा। सोडियम आयन यहां, यहां और यहां बाइंड करेंगे, उठा करके ये सोडियम को बाहर भेज देगा। यानी 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। तो सोडियम पोटेशियम पंप, ध्यान रखना है पंप, ये है पंप। ये मेंटेन करता है आयोनिक ग्रेडियंट। ये आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है, यानी सोडियम को जहां होना चाहिए वहां पहुंचाता है, पोटेशियम को जहां होना चाहिए वहां पहुंचाता है। 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। 3 ही बाहर क्यों, क्योंकि सोडियम बाइंडिंग साइट 3 ही होती है, ठीक है। 2 ही पोटेशियम क्यों, क्योंकि पोटेशियम बाइंडिंग साइट 2 ही होती है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये हर समय एक्टिव रहता है, हर समय एक्टिव रहता है, और 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर करता रहता है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये रेस्टिंग फेज में चल रहा है। अब कंडीशन क्या आएगी, आपसे पूछेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। भाई एक इलेक्ट्रोड बाहर लगाओगे एक अंदर लगाओगे तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट आपके लेवल पर, नहीं तो ये बॉडी में अलग अलग पार्ट का अलग अलग होता है, पर मोस्टली -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का -70 मिली वोल्ट होता है, इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। एक तो ये पूछेगा, दूसरा पूछेगा रेस्टिंग फेज में मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी किस आयन के लिए ज्यादा होती है, आप ही बताओ। किस आयन के लिए ज्यादा होगी, सोडियम आयन के लिए, पोटेशियम आयन के लिए, सिंपल सी बात है, पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी ज्यादा है कंपेरेटिव सोडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछेगा यही पूछते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। मोर और लेस, मोर पोटेशियम आयन के लिए, लेस सोडियम आयन के लिए, ये क्वेश्चन आता है। तो सोडियम कम डिफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि लीकेज चैनल कम है, पोटेशियम ज्यादा डिफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि लीकेज चैनल ज्यादा है। लीकेज ऑलवेज लीक ऑलवेज ओपन, ठीक है। तो ये होगी रेस्टिंग फेज में, अभी हमने कोई स्टिमुलेशन नहीं दिया इसमें, ठीक है। एक न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में इस तरीके से रहता है, उसके अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं। आयोनिक ये लीकेज चैनल हर बस ये तो हर समय खुले रहते हैं, तो आयनों का डिफ्यूजन होता रहता है, इसको मेंटेन करने के लिए हर समय सोडियम पोटेशियम पंप काम करता रहता है और इस आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, हाँ यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड फेज में एंटर कर रहा हूं मैं, डीपोलराइजेशन। जब न्यूरॉन को आप स्टिमुलेट करते हो, डीपोलराइज करते हो, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। आ जाओ, ये न्यूरॉन है, अब आप इसको स्टिमुलेट करोगे, डीपोलराइजेशन भी समझा दूंगा इसी में। जैसे ही आपने न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, ये स्टिमुलेट किया, समझना, जैसे ही आपने न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, न्यूरॉन को जैसे ही आपने स्टिमुलेट किया, अब क्या चेंजेस होंगे यहां पर समझना। ठीक है, ये सोडियम चैनल्स, सोडियम कौन से हैं? आप बोलोगे वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। जैसे आप स्टिमुलेट करोगे ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, और खुलते ही किसकी एंट्री होगी अंदर, सोडियम आयन के अंदर एंट्री होगी।
तेजी से सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे, तेजी से सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे, बहुत तेजी से सोडियम आयन की एंट्री होगी, बहुत तेजी से सोडियम आयन की एंट्री होगी। यस, सोडियम आयन की एंट्री बहुत तेजी से हो रही है। और भाई पोटेशियम तो पहले से ही थे, भर भर के सोडियम भी आ गए, और सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलकर के इस निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट नहीं हो जाएंगे? जरा बताओ भाई, इसकी चल रही थी अंदर, नेगेटिव चार्ज था, अब दोनों पॉजिटिव मिलकर के इस ट्यूब पर डोमिनेंट हो जाएंगे, और अंदर चार्ज अब नेगेटिव नहीं रहेगा, अंदर चार्ज अब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर के इस पर डोमिनेंट होंगे, पर बाहर अपोजिट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन के टाइम पर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा होगी? सोडियम आयन के लिए। लीकेज चैनल तो चलो छोड़ दो, पर सोडियम चैनल्स खुल गए, सोडियम चैनल्स क्या हो गए? ओपन। जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम आयन भर भर के नीचे आना चालू हो गए। यस, जैसे ही सोडियम चैनल्स खुलना चालू हुए, सोडियम आयन भर भर के अंदर आना चालू हो गए, और सोडियम अंदर आकर के पोटेशियम के साथ मिलकर के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट हो गए, और अंदर चार्ज पॉजिटिव कर दिया। और अब एक्शन पोटेंशियल कितना रहा, जरा बताओ? +30 मिली वोल्ट। परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा है? सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी ज्यादा है। ये हो गया डीपोलराइजेशन, पोटेंशियल चेंज हो गया, डीपोलराइजेशन। अच्छा, अब क्या करना है? रीपोलराइजेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझना मेरी बात भाई। एकदम तो +30 चार्ज नहीं आएगा ना, -70 से 0 होगा, फिर +1 2 3 4 5 +30 पहुंचेगा। जैसे +30 चार्ज पहुंचा ना, +30 चार्ज पहुंचते ही सोडियम चैनल्स इनएक्टिव हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे, क्योंकि चैनल को बंद होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो सोडियम चैनल्स के पास 2 गेट होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी अपर बात बता रहा हूं। ठीक है, तो तुरंत पोटेशियम चैनल्स समझना खुल जाएंगे, पर सोडियम चैनल्स इनएक्टिव होंगे, बंद होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर तुरंत इनएक्टिव होना जानते हैं ये। ठीक है, तो समझना, डिपोलराइजेशन हो गया। अब एट +30 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट चार्ज पहुंचते ही क्या होगा? 2 काम होंगे, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स, और ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। यानी पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम चैनल्स इनएक्टिव हो जाएंगे, कि बंद होने में टाइम लगता है। ठीक है, अब क्या होगा भाई? कौन से खुल जाएंगे? अब पोटेशियम की बारी है। इनकी ओपनिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही पोटेशियम चैनल खुले, अब सोडियम तो बाहर नहीं जा सकते ना, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बाहर से अंदर तो आ सकते हैं, पर लो से हाई की तरफ डिफ्यूजन पॉसिबल है ही नहीं। समझ समझ रहे हो ना? तो अब क्या होगा? पोटेशियम अंदर से बाहर जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा है, अंदर पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा थे, ये तेजी से बाहर जाएंगे, तेजी से बाहर जाएंगे। जैसे ही इन दोनों में से एक भी दोस्त बाहर निकला, भाई ये चढ़ जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, एक भी बाहर निकला तो पोटेशियम चैनल डिफ्यूज हो सकते हैं अंदर से बाहर, सोडियम बाहर से अंदर अब डिफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो गए, पोटेशियम खुल गए। और पोटेशियम के खुलते ही पोटेशियम आयन अंदर से बाहर तेजी से डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर से बाहर तेजी से डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, अब अंदर पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंसी घट जाएगी, और वापस कैसा चार्ज आएगा? अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको? डी, इसको क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। यानी इनिशियल जो हमारा पहले चार्ज था ना, पोटेंशियल डिफरेंस वही आ गया, -70 मिली वोल्ट वही चार्ज आ गया जो हमारा पहले था। क्यों आ गया? क्योंकि +30 से जैसे ही पोटेशियम चैनल्स खुले, पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाना चालू किए, तो अंदर +30 से 0 होगा,
फिर -10, -20, -30, -40, -50, -60 और -70 रिपोलराइजेशन। पर पोटेशियम चैनल इनएक्टिव होना जानते नहीं है, इसलिए -70 पर रुकेगा नहीं, ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, समझना, उसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनएक्टिव होना सिर्फ और सिर्फ बॉडी में सोडियम चैनल्स ही जानते हैं। यस, ये प्रॉपर्टी सिर्फ सोडियम चैनल्स के पास है और किसी के पास नहीं है, इनएक्टिव होने की प्रॉपर्टी। समझे? यस, इनएक्टिव होने की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सोडियम चैनल्स के पास है और किसी के पास नहीं है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो रिपोलराइजेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। समझ में आ गया। परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा होगी जरा बताओ? सोडियम के लिए ज्यादा होगी, पोटेशियम के लिए? सिंपल सी बात है, अब पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा होगी, पहले सोडियम के लिए ज्यादा थी। ठीक है, मोर एंड लेस। मोर पोटेशियम आयन, लेस सोडियम आयन। अब बताओ, ये तीन फेज क्लियर हुई, मेन फेज थी भाई। पोलराइजेशन जिस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, डीपोलराइजेशन जिस पर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर रीपोलराइजेशन यानी प्रारंभिक इनिशियल फेज में रिटर्न होना। ठीक है, समझ गए हो? डीपोलराइजेशन के लिए कौन से चैनल रिस्पॉन्सिबल होंगे? सोडियम चैनल्स। रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम चैनल्स। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, पर ये -70 पे स्टेबल नहीं होता, ये -70 से -80, -90 तक पहुंच जाता है। ठीक है, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। वो देर से क्लोज हो पाते हैं क्योंकि वो इनएक्टिव होना नहीं जानते। इसको बोलते हैं हाइपर, हाइपर माने ज्यादा, हाइपर पोलराइजेशन ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। तो यहां पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली 90 -90 मिली वोल्ट तक होगा। परमेबिलिटी अगेन सोडियम के लिए कम होगी, पोटेशियम के लिए ज्यादा होगी। क्योंकि पोटेशियम आयन तो बाहर निकल रहे हैं तेजी से। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर माने ज्यादा, यानी पोलराइजेशन से भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज, क्या बोलते हैं इसको? हाइपर पोलराइजेशन, ज्यादा पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। अब बताओ, जहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअल में एनसीईआरटी ने एक डायग्रामेटिकली पूरी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आप भी समझने की कोशिश करना है इस पूरी मैकेनिज्म को। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का डेंड्रॉन वाला पार्ट है, ये साइटोन है। ठीक है, अभी न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, कितना नेगेटिव? नेगेटिव -70 मिली वोल्ट, ये चार्ज अंदर का रहता है। न्यूरॉन्स के ऊपर हम जानते हैं चैनल्स कौन से थे, अभी बताया था मैंने, यहां पर सोडियम चैनल्स थे। वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अच्छा, ये कब खुलेंगे? जब मेम्ब्रेन के वोल्टेज में कोई चेंज आएगा। भाई वोल्टेज गेटेड चैनल है ना, इनका खुलना और बंद होना मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ, अगर मैं लिगैंड गेटेड चैनल की बात करता हूँ, एलजीसी या मैकेनिकल गेटेड चैनल, जब कोई लिगैंड इससे बाइंड करेगा या कोई मैकेनिकल स्टिमुलेशन दोगे, ठीक है, हवा चली, आपसे टच हुई, किसी ने टच किया, तो ये खुलेंगे, वो मैकेनिकल गेटेड चैनल है। ये तब खुलेंगे जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा। अभी पोटेंशियल कितना है? -70 मिली वोल्ट। तो -70 मिली वोल्ट पर तो नहीं खुलेंगे भाई, ये खुलेंगे -70 से कम जब -60 या -55 हो जाए, यानी माइनस में 10 या 15 मिली वोल्ट कम हो जाए, तब खुलेंगे ये। ठीक है, कम से कम 10 मिली वोल्ट माइनस में। तो कोई पॉजिटिव आयन अंदर जाना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले आप डेंड्रोन में, जैसे कोई मानो एसिटाइल कोलिन है, सीधा जाएगा, बाइंड करेगा। जैसे कोई स्मेल, मानो परफ्यूम खोला मैंने, तो परफ्यूम के पार्टिकल आपकी नोज के एपिथेलियम में लगे हुए न्यूरॉन्स टच हुए, तो क्या हो गया? मैकेनिकल स्टिमुलेशन। समझ रहे हो ना? ये एसिटाइलकोलिन आया, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया, मैकेनिकल स्टिमुलेशन। जैसे ही बाइंड किया तो तुरंत ये खुल जाएंगे और तेजी से सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे। ये एंट्री हुई सोडियम आयन की, बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ फिर भी कुछ सोडियम आयन अंदर एंटर कर जाएंगे। इतने सोडियम अंदर एंटर कर जाएंगे कि -70 मिली वोल्ट कितना रह जाए, ये 10 मिली वोल्ट कम हो जाए,
60 मिली वोल्ट के आसपास पहुंच जाए इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से, समझना, ठीक है। इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोल सकते हो। थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होती है? -60 मिली वोल्ट, ठीक है। ये किसकी वजह से हुई? मैकेनिकल गेटेड चैनल या लिगैंड गेटेड चैनल की वजह से हुई। और जैसे ही -60 मिली वोल्ट चार्ज पहुंचेगा तुरंत ये चैनल्स खुल जाएंगे, क्योंकि इनका खुलना ही डिपेंड करता है इस चार्ज के चेंज होने पर। -70 पर नहीं खुलेंगे, पर -70 से -60 या -55 हो जाए तुरंत खुल जाएंगे। और खुलते ही किसकी एंट्री होगी अंदर? सोडियम आयन। किसकी एंट्री होगी अंदर? सोडियम आयन की, ठीक। और सोडियम आयन की एंट्री होती ही चार्ज अंदर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। बाहर नेगेटिव। अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसको? डीपोलराइजेशन। हो गया डीपोलराइजेशन। अभी आगे की प्रोसेस क्या होगी? मानो ये ए है, ए में क्या होगा? डीपोलराइजेशन। तो यहां पर अभी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अभी अंदर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। बाहर कैसा? पॉजिटिव। समझना, यानी अभी आगे पोलराइजेशन ही है। अभी आगे पोलराइजेशन है, अभी डीपोलराइजेशन नहीं है, क्योंकि आगे के सोडियम चैनल्स नहीं खुले अभी। अभी आगे के सोडियम चैनल्स नहीं खुले हैं। ये तब खुलेंगे जब अंदर सोडियम आयन अंदर आएंगे। अब ये सोडियम आयन इनके खुलने का कारण बनेंगे, फिर ये खुलेंगे, यहाँ सोडियम आएंगे, ये आगे के खुलने का कारण बनेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डीपोलराइजेशन कब होता है? जब सोडियम आयन की एंट्री होती है, पर आगे अभी पोलराइजेशन है, ठीक है। तो कंडक्शन कहां से कहां होगा? ए से बी की तरफ होगा ना, ये बी मान लो। तो कंडक्शन ए से बी की तरफ होगा, यानी कंडक्शन का डायरेक्शन क्या है? ऑलवेज, ऑलवेज +2 - ऑलवेज +2 - तो आउटर मेम्ब्रेन पे +2 - कैसा होगा? ये होगा +2 - ये होगा +2 - एक्चुअल में इस तरीके से सर्किट बनता है, और सर्किट बनने की वजह से ही ये इंपल्स आगे मूव करती है, ठीक है। इंपल्स का मूवमेंट सर्किट बनने की वजह से होता है। कंटिन्यू सर्किट बनेगा और ये मूवमेंट करता हुआ इंपल्स आगे जाएगा, समझ रहे हो? तो इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ये पूछा जाता है। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ऑलवेज +2 - इसके बेस पर अगर तुमसे पूछूं आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन पूछेगा, इनर मेम्ब्रेन पहले बात कर लेते हैं। आउटर बात कर लेते हैं। भाई इनर मेम्ब्रेन पर ए टू बी, आउटर मेम्ब्रेन पर बी टू ए। आउटर पर बी टू ए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है इसका। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से, मतलब बुद्धू फुद्दू को भी समझ में आ जाए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो? तो तुम तो खैर इंटेलिजेंट हो। तो जहां तक कोई डाउट है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूं। एनसीईआरटी का डायग्राम क्या बोल रहा है? कि ये जो हो रहा है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन,
ठीक है। और डीपोलराइजेशन भाई अंदर पॉजिटिव है डीपोलराइजेशन। अभी यहां पर पोलराइजेशन है, ये तो पोलराइजेशन है। ठीक है। अब ये धीरे 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 ये भी डीपोलराइज होने वाला है। ठीक है। तो कंडक्शन कहां से कहां होगा, ध्यान रखो, अंदर देखोगे प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, बाहर कहां होगा माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, तो सर्किट बनेगा। ठीक है। तो यही चीज मैंने समझा दी है आपको कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है। कंडक्शन का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है। ए से बी, फिर बी से सी, भाई यहाँ पर डीपोलराइजेशन है, ये अभी नॉर्मल है, फिर ये डीपोलराइजेशन होगा, पीछे वाला डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो आगे वाला अगेन डी, फिर यहाँ डी हो जाएगा तो पीछे वाला री, आगे वाला डी। तो पीछे धीरे धीरे पोटेशियम चैनल्स खुलते जाएंगे, आगे सोडियम, पीछे पोटेशियम, आगे सोडियम, और इंपल्स धीरे से आगे बढ़ जाएगी। अब बताओ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि एक न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन किस तरीके से फ्लो करता है। कुछ फेजेस में फ्लो करता है, लाइक डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, फिर पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, देन फिर पोलराइजेशन। तो इस तरीके से इन डिफरेंट फेजेस के थ्रू ये नर्व के अंदर कंडक्शन फ्लो करता है। पर मैं तुमसे कहूं दो न्यूरॉन्स के बीच में कंडक्शन कैसे फ्लो करता है। ठीक है। यस। तो पता होना चाहिए दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है इसको हम सिनैप्स बोलते हैं, और गैप को सिनेप्टिक क्लफ्ट बोलते हैं। ठीक है। तो समझो, यहाँ दो टाइप के न्यूरॉन बताने वाला हूं मैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल। ठीक है। दो एक्साइटेबल सेल जब मिलती हैं, पेयरिंग होती है, तो उसको बोलते हैं सिनैप्सिस। कहते हैं ना दो दो क्रोमोसोम आपस में मिल रहे हैं, सिनैप्सिस हो रही है। तो एक्साइटेबल सेल आपस में मिल रहे हैं, सिनैप्सिस हो रही है। तो टाइप्स ऑफ सिनैप्स, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन न्यूरॉन। 'बिटवीन न्यूरॉन्स'। अब 'बिटवीन न्यूरॉन्स' तो दो टाइप के मैं सिनेप्स बताऊंगा, एक इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल। इलेक्ट्रिकल का मतलब है जिसके बीच का गैप, सिनेप्टिक क्लफ्ट बहुत छोटा हो। सिनेप्टिक क्लफ्ट अगर बहुत कम है, ओनली 0.2 नैनोमीटर का गैप बहुत कम है, तो दो पास पास के सेल जिनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, तो उनको जोड़ने के लिए प्रोटीन के कुछ जंक्शन बनते हैं, इनको गैप जंक्शन बोलते हैं। तो इनमें सोडियम आयन आसानी से इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो गए इस गैप जंक्शन के थ्रू। तो इस टाइप के सिनैप्स को हम केमिकल या सॉरी इलेक्ट्रिकल सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है। जिनके बीच का गैप, सिनेप्टिक क्लफ्ट बहुत कम होता है, 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर, बहुत कम गैप होता है। तो ये है इलेक्ट्रिकल, जो हमारी बॉडी में रेयरली मिलते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं। ठीक है। बिटवीन बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है। हाँ, कार्डियक मसल्स में देखने को मिल जाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल में क्या है, बीच का गैप बहुत जाता है, 20 से लेके 50 नैनोमीटर। सिनेप्टिक क्लफ्ट, गैप बिटवीन टू एक्साइटेबल सेल, इसका डेंड्रॉन, इसका एक का एक्सॉन, इसका डेंड्रॉन। तो इसके बीच में क्या चाहिए भाई, डायरेक्ट करंट नहीं जा सकता, तो मीडिएटर चाहिए। तो मीडिएटर क्या है यहाँ पर, न्यूरोट्रांसमीटर। तो केमिकल सिनैप्स जहां पर भी होंगे वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, गैप ज्यादा होगा। और न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा एक ही डायरेक्शन, एक ही साइड होते हैं, यानी टर्मिनल एक्सॉन में होते हैं, डेंड्रॉन में नहीं होते, यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं। इसलिए ऑलवेज कंडक्शन यूनी डायरेक्शनल होगा, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होगा, एक्सॉन टू डेंड्रॉन, टर्मिनल एक्सॉन टू डेंड्रॉन, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। तो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स यहां पर आप बोलोगे बाई डायरेक्शनल होगी, बाई डायरेक्शनल। यहां देखोगे यूनी डायरेक्शनल। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर इन्वॉल्व है, नो, एब्सेंट। हाँ, यहां न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, बिना न्यूरोट्रांसमीटर के कंडक्शन होगा ही नहीं। समझ रहे हो, जैसे मान लो एक हाई टेंशन, जो जिसमें बहुत करंट होता है, वो केबिन जा रही है, आप हाथ को पास लेके आओगे, खींच लेगी वो आपको। समझ रहे हो, क्योंकि आपके हाथ के उसके बीच की दूरी बहुत कम है। हाँ, कहीं कुछ ऐसा है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप
करंट तभी लगेगा जब कोई आप बीच में कोई मीडिएटर रखोगे, लोहे की रॉड बीच में लगा दोगे दोनों बीच में, तो कंडक्शन हो जाएगा बीच में। तो इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब कहीं ना कहीं गैप बहुत ज्यादा होता है, 20 से 50 नैनोमीटर। अच्छा, कंडक्शन स्पीड, या तो भाई फिफ्थ गियर में गाड़ी ऐसे भी जाएगी, फिफ्थ गियर में गाड़ी ऐसे भी जाएगी, पर यहाँ गाड़ी रुकेगी, धीरे से रिलीज होंगे ट्रांसमीटर, तब यहाँ बाइंड करेंगे तब अगले में जाएगी, ठीक है। तो कंडक्शन स्पीड यहाँ पर आप बोलोगे फास्टेस्ट, यहाँ फास्ट बोल सकते हो। अच्छा, सिनेप्टिक डिले एंड फटीग, जैसे यहां आप घर जा रहे हो जिसमें जितनी भी रेड लाइट है उसको हमने पास कर दिया एक ब्रिज से, समझ रहे हो, यस। तो फिफ्थ गियर में डालोगे सीधे गाड़ी घर पे रुकेगी, तो कंडक्शन स्पीड फास्टेस्ट तो होगी, पर डिले होगा क्या, नहीं, थकावट होगी, नहीं। पर यहाँ क्या है भाई, बीच में नदी है, पहले रुकोगे, अपनी गाड़ी को नदी में उस पार पहुंचाने के लिए नौका पर रखोगे, फिर नौका वाला डिसाइड करेगा कि मुझे जाना है या नहीं जाना, फिर वो लेके जाएगा, फिर उतारेगा, तुम थक भी जाओगे और डिले भी होगा। तो सिनेप्टिक डिले और फटीग यहाँ कभी नहीं मिलता इलेक्ट्रिकल के अंदर, ऑलवेज प्रेजेंट इन केमिकल सिनेप्स। हमेशा सिनेप्टिक डिले, ठीक है, और फटीग हमेशा केमिकल के अंदर मिलेगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर कभी नहीं मिलेगा। पूरा कंसेप्चुअल समझना है, कुछ भी ऐसा वर्क का नहीं है, ठीक है, एकदम कंसेप्चुअल। जो एकदम फ्रेशर है उसको भी समझ में आ जाएगा, पर ये रिवीजन सीरीज चल रही है लेकिन उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। और महा मैराथन हम चालू कर ही रहे हैं संडे से, तो वहां तो ताड़म तोड़ होगी, ठीक है। चलो, अब केमिकल सिनेप्स को एनसीईआरटी ने डिटेल्ड में दे रखा है। केमिकल सिनेप्स का मतलब है भाई, यहाँ टर्मिनल एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन है, पोस्ट सिनेप्टिक नोब, यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक नोब में क्या है, डेंड्रॉन है। इनके बीच का गैप सिनेप्टिक क्लफ्ट कहलाएगा, गैप बिटवीन टू एक्साइटेबल सेल, सिनेप्टिक क्लफ्ट। अब समझना, टर्मिनल एक्सोन में कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, समझना। ये तभी खुलते हैं जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, ये वोल्टेज चेंज होता है। तो मान लीजिए, तो समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं, ये कंडक्शन होता हुआ जा रहा है, यहाँ टकराया, टकराते ही कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, और कैल्शियम चैनल्स के खुलते ही कैल्शियम अंदर एंटर करेंगे, ये एंटी किसकी होगी, कैल्शियम आयन की। कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर आएंगे तो कैल्शियम आयन, याद हो, एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। ये कैल्शियम आयन इस प्री सिनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं, इनमें क्या भरे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो कैल्शियम आयन क्या कराने वाले हैं, ये कैल्शियम आयन इन वेसिकल से कहेंगे कि भाई तुम एक्सोसाइटोसिस करो, क्या करो, एक्सोसाइटोसिस करो, एक्सोसाइटोसिस करो, अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाहर निकालो, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो कैल्शियम आयन एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर, जो इन वेसिकल्स की क्या करा रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हो रही है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये बाहर निकल रहे हैं। ये बीच में क्या नजर आ रहा है, सिनेप्टिक क्लफ्ट। चला गया सिनेप्टिक क्लफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और धीरे से ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाएंगे किससे, रिसेप्टर से, बाइंडिंग हो गई, ठीक है। जैसे ही बाइंडिंग होगी, भाई बाइंडिंग और न्यूरोट्रांसमीटर विद रिसेप्टर, लिख देता हूं मैं,
ये क्या है, सोडियम चैनल्स, इनसे क्या होगी, बाइंडिंग। बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग होती है सोडियम चैनल्स, क्या क्या हो जाएगा इनका, बाइंडिंग होती है ओपन। जैसे ही ये ओपन करेंगे तुम बताओ क्या होगा, तेजी से सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे, सोडियम आयन की एंट्री होगी। और मैंने बताया था भाई अंदर पोटेशियम आयन तो पहले से थे, अब सोडियम भी आ गए, सोडियम पोटेशियम मिलकर के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन में डोमिनेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो, अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, यानी क्या हो गया ये, डी पोलराइजेशन। यानी दूसरा न्यूरॉन क्या हो गया, एक्साइटेड मोड में आ गया, इसको बोलते हैं एक्साइटेड पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। यानी दूसरे न्यूरॉन को जो एक्साइट कर दे वो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है क्योंकि दूसरे न्यूरॉन को आपने क्या कर दिया, डीपोलराइज कर दिया। सिंपल सी बात। आप बताओ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, समझ में आई या नहीं आई, फिर से बोल रहा हूँ। डीपोलराइजेशन सीधे टकराएगा, कैल्शियम आयन अंदर एंटर करेंगे, कैल्शियम आयन इसकी क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, बाइंड करेगा, ये खोलेंगे, सोडियम की एंट्री होगी, दूसरा न्यूरॉन डीपोलराइज को बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, कराने को तो मैं बहुत ज्यादा भी करा देता हूँ, बट एनसीईआरटी को लेकर चल रहा हूं अभी मैं। यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को, यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्चुअल में सारा एसिटाइलकोलिन जब निकलता है ना तो उसको बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, यस या नो, यस, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट। एक घूंट पानी पीता हूं बस, तुम यहां तक दिमाग लगाओ।
हाँ, अब बताओ जहां तक कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा, देखो, न्यूरॉन्स के अंदर जो कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो गई, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कंडक्शन हो रहा है वो केमिकल प्रोसेस हो गई। समझना मेरी बात। तो कंबाइंडली इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों टाइप की प्रोसेस के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब थोड़ा इनिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल और समझाना है मुझे। वो था एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी दूसरे न्यूरॉन को आपको एक्साइटेड मोड में लेकर के आना है। ठीक है, डीपोलराइजेशन करना है। अब इनिबिटरी में क्या होता है, इससे पहले मैं दो समझाऊंगा आपको। दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी में ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, एसिटाइलकोलिन तो पढ़ाता ही हूं मैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एडिशनल डाल दिए हैं मैंने। ठीक है, इनिबिटरी में गाबा, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ग्लाइसिन, ये सब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो चीजों को समझ डाउन कर देते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, गाबा गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये सिस्टम को डाउन करने का काम करता है। डोपामाइन डाउन, सीरोटोनिन डाउन, सुला देता है। ग्लाइसिन ये भी इनिबिटरी है। तो एक्साइटेटरी हमेशा सोडियम चैनल से बाइंड करते हैं और दूसरे न्यूरॉन के अंदर डीपोलराइजेशन करते हैं। तो इनिबिटरी क्या करते हैं? इनिबिटरी सोडियम चैनल से बाइंड नहीं करते, ये क्लोराइड चैनल से बाइंड करते हैं। किससे बाइंड करते हैं? क्लोराइड चैनल से। यहां बाइंड करेंगे, ये चैनल्स खुल जाएंगे, इनके खुलते ही तेजी से नेगेटिव आयन अंदर जाएंगे। अब नेगेटिव चार्ज प्रोटीन पहले से थे, अब नेगेटिव आयन भी आ गए, तो दो दोस्त फिर मिल गए। पहले सोडियम पोटेशियम दोस्त दोस्त मिल रहे थे, इस बार नेगेटिव आयन प्रोटीन के भी दोस्त क्लोराइड आयन अंदर आ गए। दोनों मिलकर के क्या कर देंगे? बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज कर देंगे। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन कर देंगे। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन कर देंगे। समझ रहे हो? यस, क्या कर देंगे? हाइपर पोलराइजेशन कर देंगे। समझ में आ गया? यानी हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है स्टॉप कंडक्शन ऑफ इंपल्स। इसी को बोलते हैं इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब बताओ, एकदम क्लियर है भाई? एक्साइटेटरी में क्या होगा, इनिबिटरी में क्या होगा, डिफरेंस तुम्हारे सामने है। अब आ जाओ, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो भाई। एक्सोन समझ में आ रहा है? एक्सोन टर्मिनल समझ में आ रहा होगा आपको? ये वेसाइकल्स हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सनेप्स किस किस के मिलने से बनता है? सनेप्स में प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी होती है, और दोनों के बीच में सिनेप्टिक क्लफ्ट को मिलाकर के हम सनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं, और ये बीच में दिख रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो शायद आपको समझ में ना आ रही हो। अब आ जाओ ब्रेन। कवरिंग ऑफ ब्रेन पहले समझाऊंगा, फिर पूरे इंटरनल ब्रेन का स्ट्रक्चर, नहीं ब्रेन आपके ब्रेन में सेट करूंगा। ठीक है, यस, ब्रेन को आपके ब्रेन में सेट करूंगा। एक मिनट, ठीक है बेटा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कवरिंग ऑफ ब्रेन। क्लियर बिल्कुल? अगर मैं कवरिंग ऑफ ब्रेन की बात करता हूं तो समझना हमारी बात। ब्रेन हमारा क्रीनियम के अंदर है। क्रीनियम समझ रहे हो ना? हाँ, ब्रेन हमारा क्रीनियम के अंदर है। ठीक है, क्रीनियम समझो एक तरीके से कवरिंग ऑफ ब्रेन कह सकते हो, जिसके अंदर ब्रेन हमारा होता है। तो जो ऊपर होता है वो तो स्कल होती है आपकी, ये ऊपर दिख रहा है ना, बोन्स दिख रही है, स्कल है। हाँ, स्कल बोन होती है, उसके अंदर होता है ब्रेन। यस, बाहर से चोट लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। जो ब्लीडिंग होती है ना, वो आपके कहाँ से हो रही है? वो ब्लीडिंग आपके स्कल से हो रही है। ठीक है, उसमें फिर बोनी स्ट्रक्चर, उसके जैसे समझो, एक तरीके समझाता हूँ मैं। ये आपकी स्किन होगी, इस पे हेयर आते हैं। ठीक है, स्कैल्प, स्कैल्प के नीचे पूरी आपकी स्कल बोन होती है, फ्रंटल, पैराटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, फिर उसके नीचे मेनिंजीज होती हैं, कवरिंग ऑफ ब्रेन, मेनिंजीज। ठीक है, यस, आउटर, इनर, और दोनों के बीच में मिडिल लेयर। उसके फिर नीचे होता है आपका ब्रेन, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन।
समझना, ब्रेन आपका नीचे है, तो उस ब्रेन को कवर करने के लिए 3 लेयर हैं, ठीक है, 3 लेयर हैं। एक ग्रीन कलर की डबल लेयर दिख रही होगी, ग्रीन कलर की डबल लेयर दिख रही होगी आपको, इसको क्या बोलते हैं? एक येलो कलर की सिंगल लेयर दिख रही होगी आपको, येलो कलर की, इसको क्या बोलते हैं? फिर एक व्हाइट कलर की लेयर दिख रही होगी आपको, व्हाइट कलर की, ये व्हाइट कलर की लेयर, इसको क्या बोलते हैं? फिर नीचे आपको जो दिख रहा है ना, वो पूरा ब्रेन है, ये सारा ब्रेन है, ये इस कलर से दिख रहा है ना, पिंक कलर से, ये पूरा ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन है। अगर तुमसे कहूं कि ब्रेन के सबसे नजदीक कौन सी है और ब्रेन के सबसे दूर कौन सी लेयर है, ठीक है, जो ब्रेन के सबसे दूर है, ड्यूरा, ड्यूरा, समझना मेरी बात, जो ब्रेन के सबसे दूर है, ड्यूरा मैटर, जो ब्रेन के सबसे नजदीक है, पिया मैटर, और दोनों के बीच में अरिकनॉइड, अरिकनॉइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 3 लेयर होती है कवरिंग ऑफ ब्रेन के अंदर, ड्यूरा, अरिकनॉइड और पिया। ड्यूरा आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, ये इनर लेयर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ब्रेन के सबसे दूर है, ड्यूरा, जो ब्रेन के सबसे पास है, पिया, और दोनों के बीच में अरिकनॉइड। बस इतना याद रख लो, काम बन जाएगा। इसको मेनिंजीज बोलते हैं, या ठीक है कवरिंग ऑफ ब्रेन बोल सकते हो, ठीक है। तीनों क्या है, मेनिंजीज या कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये एवेस्कुलर होती है, डबल एवेस्कुलर है, मिडिल लेयर जो है, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन मैमेलियन ब्रेन। जो सबसे इनर है, सबसे अंदर की लेयर है, हाईली वेस्कुलर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो लेयर है जो ब्रेन के सबसे नजदीक है, कनेक्ट विथ सेरिब्रम या अटैच विथ ब्रेन, सबसे नजदीक वाली ये है। और ध्यान रखना, दो किस किस के बीच में, यहां पर जो आप देख रहे हैं लिक्विड भरा हुआ है, इसको तो CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ब्रेन के जो सबसे दूर है, ड्यूरा, ब्रेन के जो सबसे पास है, पिया, और बीच में अरिकनॉइड, ठीक है। बस एक भी बात और ध्यान रखना, यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये है क्वेश्चन आएगा, कहां प्रेजेंट होता है? ये तो ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है। CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन अरिकनॉइड एंड पिया मेटर। बस बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछे तो ये भी पूछ सकता है, बस ये इतना कवरिंग सफिशियंट है, ठीक है। पिया, ड्यूरा, अरिकनॉइड, कवरिंग ऑफ ब्रेन, मेनिंजीज, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं पूरा ह्यूमन ब्रेन। कोशिश करूंगा, ब्रेन देखो पूरा ब्रेन इस चार्ट से कवर हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। फिर भी एक आध पॉइंट अगर बचता है तो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ये भी ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, आप जानते हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, अग्र मध्य पश्च, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, क्लियर समझना, ठीक है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो फोर ब्रेन का जो ओरिजिन है, प्रोजेंसेफलॉन से होता है, मिड ब्रेन का ओरिजिन है मीजेंसेफलॉन से होता है, और हैंड ब्रेन का जो ओरिजिन है वो रोमेंसेफलॉन से होता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो, एम्ब्रियोनिक नर्व कॉर्ड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मतलब एम्ब्रियोनिक कॉर्ड एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इससे 3 पार्ट बनते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को बनाने वाली होती है प्रोजेंसेफलॉन, मीजेंसेफलॉन, रोमेंसेफलॉन। इससे फिर 2 लोब बनते हैं, टीलेंसेफलॉन, डाइंसेफलॉन, इससे भी 2 बनते हैं, ठीक है। यस, माइलिनसेफलॉन और मेटेंसेफलॉन।
ठीक है। सेफेलॉन, सेफेलो, सेफेलाइजेशन यानी हेड का फॉर्मेशन, सेफेलो मतलब हेड के लिए बोलते हैं। तो वो चीजें जो हेड को बनाने का काम कर रही हैं, सेफेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इनसे जाकर पूरा ब्रेन बनता है, जो मैं अब डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, समझना कि फोर ब्रेन के दो कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो फोर ब्रेन को मैं डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले ऊपर टीला, टीला, टीलेंसेफेलॉन, जिससे दो पार्ट बनेंगे, टीलेंसेफेलॉन, टीलेन सिफेलॉन, एक होगा डाइनसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन और दूसरा होगा डाइनसेफेलॉन, ठीक है। टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन, समझना ऐसे याद रखो, टीले के नीचे डाइन बैठी है, टीले के नीचे डाइन बैठी है, टीला में से ऊपर होगा, उसके नीचे डाइन बैठी है। टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन, ठीक है, हाँ। टीलेंसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, समझना। अगर तुमसे कहूं टीलेंसेफेलॉन से क्या क्या बनता है, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट बनते हैं टीलेंसेफेलॉन से, तो अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे। यहां से बनेगा सेरिब्रम, यहां से बनेगा सेरिबेलम, सेरिबेलम, समझना, यहां से बनेगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेरिब्रम सेरिबेलम के अलावा, हम्म यहां से बनेगा एमिगडेला, डाइनसेफेलॉन, ठीक है। यहां से बनेगा हिप्पोकैम्पस, ये चार। वैसे ऑल्फैक्टरी लोब भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसको मैंने ऐड ही नहीं किया, यहां लिख देता हूं ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता बस। ये पांच कहां किससे बन रहे हैं, टीलेंसेफेलॉन से। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सेरिबेलम की बात करता हूं, सॉरी बेलम क्यों लिख दिया मैंने यहां, अरे यार, सेरिब्रम ऑल्फैक्टरी लोब यहां डाल देते हैं ना। ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम हो गया, ऑल्फैक्टरी लोब हो गया, एमेगडेला हो गया और हिप्पोकैम्पस हो गया, ठीक है, ये मेन चार पार्ट हैं, ठीक है। अब डाइनसेफेलॉन की बात कर लेते हैं। डाइनसेफेलॉन में तीन बातें ध्यान रखनी है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, बस। ये अभी फोर ब्रेन ही चल रहा है, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर टीलेंसेफेलॉन, ठीक है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, एमेगडेला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। चार है, आप याद रखने। यहाँ पर थैलेमस, भाई थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला, एपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पर एपी को नीचे लिखा है मैंने, ठीक है, क्यों लिखा है कारण बताता हूँ मैं अभी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ इनमें से चारों को मिला दिया जाए, इन चारों को जोड़ दिया जाए, इन चारों, तो इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम मतलब है इमोशनल ब्रेन, ठीक है। एमेगडेला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन चारों के मिलने से, यह ट्रिक याद रखना, हेड ऑफ हिप्पो, HAT, हेड ऑफ हिप्पो, यानी हिप्पोकैम्पस, समझना, हिप्पोकैम्पस, हेड ऑफ हिप्पो।
हिप्पो, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, एमेग्डाला, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, इन तीनों के मिलने से बनता है आपका इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मिड ब्रेन में तो आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 4 लोब होते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा माने भाई कॉर्पोरा, क्वाड्री जेमिना, क्वाड्री माने 4, 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। डॉर्सल पोजीशन होती है इनकी, डॉर्सल साइड में होते हैं। तो डॉर्सल पोजीशन एनसीईआरटी में दे रखी है। इन 4 लोब में से 2 होते सुपीरियर कॉलिकुली, 2 होते इंफीरियर कॉलिकुली। दो होते इंफीरियर, 2 होते हैं सुपीरियर कॉलिकुली और 2 होते हैं इंफीरियर कॉलिकुली, ठीक है। 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर। अगर सुपीरियर की बात करता हूं तो सुपीरियर ओनली विजुअल रिफ्लेक्स के लिए, और इंफीरियर की बात करता हूं इंफीरियर ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। क्लियर है बिल्कुल। विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी। सर क्या होता है विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स? समझना मेरी बात। 4 लोब हैं, 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर। विजुअल का मतलब है जब तुम रात की अंधेरी गलियों में जा रहे हो, पीछे से अचानक से लाइट जली, मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन, मूवमेंट ऑफ नेक मसल, अचानक से मुड़ के देखा, तो इसको बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। तुम जा रहे हो सुनने के लिए, तुमने मूवमेंट किया, मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर ऑडिटरी, भाई पीछे से आवाज आई रामू, वो कहां से आवाज आई है, कहां से आवाज आई है, ठीक है। तो सुनने के लिए तुम जो मूवमेंट कर रहे हो ना अचानक से, वो है ऑडिटरी रिफ्लेक्स। देखने के लिए जो मूवमेंट कर रहे हो, विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये सुपीरियर कॉलिकुली, इंफीरियर कॉलिकुली, ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, डॉर्सल, ये अपना पार्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये मेन पार्ट है। इसके अलावा एक डक्ट और होती है, जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम में दे रखी है उन्होंने, ठीक है। सेरिब्रल एक्यूडक्ट, इसको भी आप कह सकते हो मिड ब्रेन का पार्ट है। क्या कह सकते हो, ये भी मिड ब्रेन का ही पार्ट है। सेरिब्रल एक्यूडक्ट, इसको भी ऐड कर देता हूं यहां पर मैं, सेरिब्रल एक्यूडक्ट। सेरिब्रल एक्यूडक्ट ये एक डक्ट है जो कह सकते हो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती है और मिड ब्रेन में मिलती है, ठीक है। एक डक्ट है, ये भी मिड ब्रेन का ही पार्ट है। बस इतना ही मिड ब्रेन एनसीईआरटी में दे रखा है, मोर देन सफिशिएंट। हाइंड ब्रेन को आप डिवाइड कर सकते हो अगेन 2 लोब के अंदर। माइलिन सिफलोन और मैटिन सिफलोन, माइलिन और मैटिन, माइलिन सिफलोन और मैटिन सिफलोन, समझना। माइलिन सिफलोन, मैटिन सिफलोन, ठीक है। अगर मैं माइलिन सिफलोन की बात करता हूं, इससे बनेगा एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैटिन सिफलोन से, मैटिन सिफलोन से सेरी बेलम, और दूसरा क्या बना, पोन्स। सेरिबेलम और पोन्स मैटिन सिफलोन से, ठीक है। तो माइलिन सिफलोन हो गया, मैटिन सिफलोन हो गया, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, और मैटिन सिफलोन से बनेगा सेरिबेलम और पोन्स, ठीक है। तो यहां तक बताओ, ये एक ओवरव्यू समझ में आया, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो मैक्सिमम एनसीईआरटी तो आपकी यहां कवर कर दिया है मैंने। फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। तो सेरिब्रम आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। गायरस सल्कस दिख रहे हैं आपको ढेर सारे, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर रहे हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये किसका पार्ट है, डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। यहां दिख रही है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, ध्यान रखना, अगेन ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन।
ओनली प्रेजेंट इन मैमिलियन ब्रेन, सिर्फ मैमिलियन ब्रेन में ही मिलता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये कह सकते हो थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन, जो दोनों को ब्रेन के दोनों हाफ हेमीस्फीयर को जोड़ने का भी काम करता है आपस में, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, ये मिड ब्रेन का पार्ट हो गया, बता चुका हूं मैं मिड ब्रेन। अब जो भी क्वेश्चन बनेगा देखो यहां बनेगा, ध्यान से देखना, ये जो निकला हुआ पार्ट दिख रहा है ना आपको, जो बाहर उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये पोन्स हैं। नीचे सेकंड उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये यहां पर, ये पूरा, ये यहां से यहां तक, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलोगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये सेरिबेलम तो आपको पता ही है, यानी तीनों के मिलने से सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो आपका हाइंड ब्रेन बन जाता है। मिड ब्रेन में तो मैंने बता ही दिया आपको, मिड ब्रेन में कैसे याद रखना है भाई, ये तो हो गया थैलेमस, नीचे हो गया हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस नहीं दिखाया नहीं है उन्होंने, और पीछे जाओगे, पीछे की साइड जाओगे तो उसको आप बोलोगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यहां से चालू होता है, और ये पूरी एक्वेडक्ट है जो यहां हाइंड ब्रेन से कनेक्ट कर रही है फोर ब्रेन को। ठीक है, तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये पीछे वाला क्या हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, ये पूरा मिड ब्रेन है, यहां से यहां तक आप मिड ब्रेन बोल सकते हो। और यहीं पर ही ऊपर लगे होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यहाँ नहीं दिखा रखे, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, टू सुपीरियर टू इंफीरियर कॉलिकुली। ठीक है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड नीचे आई जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाना चाहिए, ये थैलेमस हो गया तो नीचे हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस दिखाया नहीं है उन्होंने। ठीक है, ठीक, इसके नीचे यहाँ पर एपिथैलेमस होता है। ये हो गया आपका मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से निकल रही है एक्वेडक्ट ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये पोन्स निकला हुआ पार्ट, पोन्स नीचे निकला हुआ पार्ट एमओ, तो सेरिबेलम, इन तीनों के मिलने से हाइंड ब्रेन बन जाता है। सेरिबेलम में भी दो हेमिस्फीयर होते हैं, सेरिब्रम में भी दो हेमिस्फीयर होते हैं। क्लियर है? यहां दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए वर्मिस होती है, और यहां दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए कॉर्पस कैलोसम होता है, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन। तो एनसीईआरटी डायग्राम से अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है आप उड़ा के आओगे, मतलब करके आओगे। ठीक है, अब आ जाओ, कॉर्पस कैलोसम मैंने बता दिया, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन विच कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, ओनली मैमेलियन ब्रेन में मिलता है। अब आ जाओ, दोनों भाई आधा हेमिस्फीयर इधर है, आधा हेमिस्फीयर इधर है, दोनों हेमिस्फीयर को आपस में अगर जोड़ना है, ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम आ गया, और इस हेमिस्फीयर में भी चार लोब होंगे, और इस हेमिस्फीयर में भी चार लोब होंगे। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर में चार लोब होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, और हेमिस्फीयर के अंदर उसे उभार होते हैं, प्रोजेक्शन, गारस सल्कस, गारस सल्कस सल्की मतलब ग्रुप। ठीक है, समझ, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां जो गारस सल्कस दिख रहे हैं, प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, ये पूरा फोर ब्रेन है आपका, हाफ हेमिस्फीयर। इसमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, आगे वाला फ्रंटल, फिर पैराइटल, फिर टेम्पोरल, सॉरी फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, पीछे ऑसिपिटल। इधर देखो, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। तो चार लोब इस वाले हेमिस्फीयर में होंगे, चार लोब इस वाले हेमिस्फीयर में होंगे। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है वही करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो फ्रंटल, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फ्रंटल लोब है, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, क्रिएटिविटी, मतलब जो भी इंटेलिजेंसली रिक्वायर्ड है सबके लिए, तो मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया एटसेट्रा, इन सब के लिए फ्रंटल लोब। इसके अलावा इसको मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं। मैं बोल पा रहा हूं, क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि उसकी मेमोरी मेरे अंदर बनी हुई है, तभी तो बोल पा रहा हूं। सुनना तो एक कॉमन चीज है ना, जानवर भी सुन लेता है, पर बोलना, बोलना, समझ रहे हो? आप बोल तब पा रहे हो, वो चीज मेमोराइज्ड है, आपके अंदर है, आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करती है, तो समझना। तो फ्रंटल लोब मोटर स्पीच एरिया होगा, इसको ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। बकवास अगर करनी है तो ब्रोकाज एरिया, ठीक है, फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, और कान कहां होगा? टेम्पोरल लोब के अंदर, ये सुनने के लिए होता है, इसको वर्निकीज एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, मेनली हियरिंग एंड, ठीक है, ऑल्फैक्शन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, ठीक है, सेंसरी स्पीच एरिया है, ये सुनने का काम करता है। ठीक है, मेनली काम क्या है इसका? ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्शन, सुनने का भी काम करेगा और सूंघने का भी काम करेगा। ठीक है, जबकि ऑसी, भाई पीछे का जो लोब है ऑसिपिटल लोब, ओनली विजुअल एरिया।
जबकि पैराइटल लोब जो होता है वो सेंसरी है, ये भी सेंसरी है। सेंसरी का मतलब टच, हॉट, कोल्ड, पेन, गस्टेटरी एटसेट्रा, ये सब सेंसरी पार्ट हैं भाई। टच करना सेंसरी है, हॉट कोल्ड का सेंसेशन टेंचरी है, सेंसरी है, ठीक है। पेन, गस्टेटरी मतलब टेस्ट, सब सेंसरी पार्ट हैं। तो पैराइटल इन सब चीजों को रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीपिटल ओनली विजुअल एरिया है। टेम्पोरल सुनने और सूंघने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फ्रंटल सारी इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? ये एडिशनल कुछ करा दिए, बाई चांस क्वेश्चन बन जाए, बट इतना डीप क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। सेरिब्रम की बात करूं तो सेरिब्रम में इस तरीके से प्रोजेक्शंस होते हैं। ये कॉर्टेक्स है, अंदर नीचे वाला पार्ट मेडुला होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लिख देता हूं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये पूरी की पूरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स नजर आ रही है आपको, यहां से यहां तक सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये पूरी कॉर्टेक्स दिखा दी है मैंने एनसीईआरटी के। हाँ बेटा ठीक है। तो ये हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स, ये पूरा कॉर्टेक्स है, आपको दिख रहा है ना। कॉर्टेक्स में तीन एरिया हैं, सेंसरी, एसोसिएशन और मोटर। एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है जो मैक्सिमम एरिया होता है वो कौन सा एरिया है? सबसे ज्यादा बड़ा मिलने वाला एरिया एसोसिएशन एरिया। ये मेमोरी और एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी इनपुट, उनके बीच में एसोसिएशन यही कराता है, और कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही है। जबकि सेंसरी, भाई सेंसरी तो आप समझ जाएंगे, टच, हॉट, कोल्ड, पेन। सेंसरी का मतलब क्या है? वही टच, हॉट, कोल्ड, पेन। भाई मोटर क्या है? मोटर मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स लाइक लिम्स एंड टंग। ये सब कौन कर रहा है? मोटर एरिया कर रहा है। सेंसरी एरिया सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सब मेमोरी बेस्ड है। जैसे सेंसेशन टच किया आपने, पता है यार ये टच पहले भी किया है मैंने, तो ये मेमोरी कहां पर आ गई? एसोसिएशन, इनके बीच में एसोसिएशन, इनके बीच में एसोसिएशन, ये तीनों। पर मैक्सिमम एरिया कौन सा होता है? आप बोलोगे एसोसिएशन, ठीक है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट याद रखना है। नीचे डाइनसेफेलॉन होता है, पूरा डाइनसेफेलॉन है, डाइनसेफेलॉन। भाई डाइनसेफेलॉन के क्या क्या पार्ट होते हैं? एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और पैरेलल क्या है? थैलेमस। एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और साइड में क्या है? थैलेमस। इन तीनों चीजों के मिलने से डाइनसेफेलॉन बनता है, जिसमें थैलेमस क्या है? इट इज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर इनपुट्स। यानी कोई भी सेंसरी सिग्नल अगर ब्रेन में जाएगा तो पहले ये परमिशन देगा, तब सेंसरी एरिया में जाएगा, तब उसका एसोसिएशन होगा। मोटर कोई भी सिग्नल जाएगा बॉडी के बाहर तो ये थैलेमस डिसाइड करेगा, तब ये मोटर सिग्नल बाहर आएगा, तब बॉडी के अंदर जाएगा। यानी कोई भी सेंसरी और मोटर बाहर जाएगा, सेंसरी और मोटर बाहर जाएगा, उस सबको डिसीजन कौन करता है? ये डंबल शेप स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस। समझ में आ गया? इस तरीके से ये पूरा ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है। डाइनसेफेलॉन, और ये पूरा फोर ब्रेन हो गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और डाइनसेफेलॉन, ठीक है। थैलेमस डाइनसेफेलॉन का पार्ट है। सारा फंक्शन कवर है, पूरी एनसीईआरटी कवर है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब सेरिबेलम, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सेम सेरिब्रम की तरह यहां पर भी बाहर कॉर्टेक्स होती है, ये बाहर कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला पार्ट क्या है? मेडुला। सेम सब कुछ वैसा ही, ये कॉर्टेक्स है और अंदर वाला पार्ट क्या है? मेडुला। कॉर्टेक्स की बात करता हूं, हाईली फोल्डेड है यहां पर भी,
इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। और यहां कॉर्टेक्स में ध्यान रखना ग्रे मैटर मिलता है, अंदर क्या है, नीचे व्हाइट मैटर, सेम सेरिब्रम की तरह। यहां पर कौन सा मैटर होगा, ग्रे मैटर। जबकि मेडुला के अंदर क्या होगा, बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन। और जहां माइलिनेटेड एक्सॉन होंगे वहां क्या, कौन सा मैटर होगा, व्हाइट मैटर। यानी अंदर की साइड में होगा, सॉरी बाहर की साइड में होगा ग्रे मैटर, और अंदर की साइड व्हाइट व्हाइट डॉट दिखा रखे हैं, व्हाइट मैटर, ठीक है। यहां वर्मिस है विच कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बोथ हेमिस्फीयर, कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर। अब बताओ, एकदम क्लियर है, ठीक है। सेम। अब काम क्या करता है भाई, सेरिबैलम का काम क्या है, बैलम दो एल आगे दो टांगे, तो जब भी ड्रिंक करते हैं लोग तो ये लड़खड़ाना चालू कर देती हैं, तो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। बैलेंसिंग, कंट्रोल, बैलेंसिंग एंड वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी। देखा होगा ड्रिंक की वजह से आपकी टंग भी लड़खड़ाना चालू कर देती है, ठीक है, क्योंकि सीधा सर उसको भी यही कंट्रोल करता है। तो बैलेंसिंग, वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका सेरिबैलम होता है, ठीक है, हाइंड ब्रेन का मेन पार्ट। अब हाइंड ब्रेन में दो चीजें और बचती हैं इसके अलावा, क्या क्या, एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, जितने भी बॉडी के रिफ्लेक्स हैं उसको कंट्रोल करता है, और जितने भी सिस्टम तुम्हें पढ़ाए हैं हर सिस्टम के अंदर मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा है, बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम, सारे का कंट्रोल, ठीक है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, एक्सक्रीटरी हो, सारे। और कंट्रोल नेचुरल बॉडी रिफ्लेक्स, चीखना, खांसना, ये सब। और लास्ट है इसका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किस किस के मिलने से बनती है जरा बताओ। ब्रेन स्टेम, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, वो ब्रेन की स्टेम है। इसमें मिड ब्रेन पूरा आता है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। पर हाइंड ब्रेन पूरा नहीं आता, हाइंड ब्रेन के अंदर ध्यान रखना पोन्स आएगा प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ, इसके मिलने से बनता है ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन का वो पार्ट जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, क्योंकि हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम बाहर होता है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। तो एनसीईआरटी में आपका यहीं तक दे रखा है, नर्वस सिस्टम आपको इतना ही करना है, ठीक है। मैंने कहा था ना बहुत कंसाइज फॉर्म में बहुत तरीके से करा दूंगा बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपका ये सिस्टम आपका एंड होता है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। और ह्यूमन फिजियो अब एंड करके हम लोग स्टार्ट करेंगे महा मैराथन, ठीक है, यस, ठीक है। संडे और मंडे को बायो के सेशन लगे हुए हैं, मंडे को मेरा सेशन लगा हुआ है, यस, मंडे को मेरा पहला सेशन है। शाम को 5 बजे से 10 बजे तक मैं मैक्सिमम जूलॉजी आपकी कवर करूंगा, ठीक है, समझ गए ना, यस। मंडे शाम, संडे को तरुण सर करा रहे हैं, मंडे को मेरा लगा हुआ है शाम 5 बजे से लेकर के, ठीक है, रात 10 बजे तक मैं काफी कुछ कवर कर दूंगा इतने के अंदर, बहुत ट्रिकली कराऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी साथ रहेगी, बता दे रहा हूं मैं, और साधारण क्वेश्चन नहीं होंगे, उन हाई वेटेज टॉपिक का जो रिवीजन कराने वाला हो ना, उन्हीं हाई वेटेज टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, समझ रहे हो ना, यस। तो आपको मतलब अल्टीमेट मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बचे हुए जितने भी लेक्चर होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा मैं, ह्यूमन फिजियो के 1 या 2 चैप्टर जो बचे हुए हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। और मंडे को कमर कस लेना, जिसने अभी तक रिवीजन नहीं किया उसका भी परफेक्ट रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो मंडे शाम, मंडे शाम, ठीक है, हम मिल रहे हैं 5 बजे, कमर कस के खतरनाक रिवीजन के अंदर 3 सेशन लूंगा जूलॉजी के, 3 सेशन के अंदर पूरा जूलॉजी एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट होगा। बायो के सेशन अल्टरनेटिव लगाएंगे,
एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, ठीक है। 3 बॉटनी 3 जूलॉजी, एकदम परफेक्टली हर चीज ब्रेन में सेट होगी, ठीक है। महा मैराथन, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा महा मैराथन के अंदर। बाय बेटा, बाय बाय बाय।